तो चाइना में मैंने अपनी शुरुआत एज़ अ वेटर करी। सिर्फ़ उसी चीज़ की पढ़ाई करता हूँ जो मुझे आता नहीं है। हुँ। मैं चाइना लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को ले जा चुका हूँ। पासपोर्ट तो देखा नहीं, पासपोर्ट तो मेरा ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में बन गया। चाइना में भी हम लोग 21 साल से रह रहे हैं चाइना में। वहाँ भी गाँव, वहाँ से गाँव से कोई उनको गाँव से लेके आना शहर में बड़ा मुश्किल काम है। मैं यहाँ रेडीमेड साड़ी ले गया, उनको साड़ी, ब्लाउज़ पहना के उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी करी। आप चाइना जाएँगे तो हम लोग, भारत अभी भी चाइना से 30-35 साल फोकस ऑन वर्थी बीइंग, व्हाट यू सीक विल सीक यू। कि जो आप हुँ, ढूँढ रहे हैं वो आपको ढूँढेगा। मैं वहाँ हुँ, की 40 से भी ज़्यादा फ़िल्मों में काम कर चुका हूँ। मैं एक हॉलीवुड फ़िल्म में भी काम करा। ऐसा नहीं, मैंने हुँ, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट करे, पूरा का पूरा सब खत्म। बिल्कुल। 2017 में एक बार लगभग 3.5 करोड़ का कर्जा चढ़ गया। हौसलों से उड़ान होती है, इरादों से पहचान होती है। रास्ते चाहे कितने भी मुश्किल हो, मेहनत से हर मंजिल आसान होती है। यही कुछ कर दिखाया है टिहरी जिले के रहने वाले देव रतूड़ी ने। देव रतूड़ी ने आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अलग पहचान बनाकर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। चाइना में एक छोटी सी नौकरी से करियर की शुरुआत करने वाले देव रतूड़ी आज चाइना के जाने माने उद्योगपतियों में शुमार है। और यही नहीं, माटी का वो लाल फिर लौट के आया और अपने गांव को गोद लिया और आज रिवर्स पलायन का सबसे बड़ा संदेश दे रहे हैं। आज आपको देव रतूड़ी से मिलाते हैं और उन्हीं की जुबानी आपको बताते हैं उनके संघर्ष की गाथा। जी सर, सबसे पहले तो आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत थैंक है। यू, थैंक यू। लंबे समय से इंतजार हो रहा था आपका। सबसे पहले हमारे जो दर्शक है यही जानना चाहेंगे कि टिहरी से चाइना तक का सफर क्या कैसे तय किया आपने? इसके बीच क्या रहा ऐसा? टिहरी से चाइना जाने का सफ़र बड़ा उतार-चढ़ाव रहा है। मैं 1995 में दिल्ली आ गया था। तो 10 साल मैं लगभग दिल्ली रहा और 2005 में दिल्ली से मैं चाइना गया। और चाइना में लगभग 21 साल हो गए मेरे को आज। और 21 साल बाद वापस फिर दोबारा से गुड़गाँव, गुड़गाँव से जहाँ से शुरुआत करी थी, वहीं वापस। जी। हाँ जी। चाइना जाना कैसा हुआ? नहीं, मैं एक्चुअली ब्रूस ली का काफ़ी फ़ैन रहा हूँ, तो अच्छा। मैं काफ़ी फ़िल्म देखता था। तो बम्बई में मैंने मार्शल आर्ट सीखा। उसके बाद दिल्ली में मैं मार्शल आर्ट स्कूल चलाया 1.5 साल तक। तो मैं ब्राउन बेल्ट रहा हूँ मार्शल आर्ट में। तो ब्रूस ली की काफ़ी फ़िल्म देखने के बाद में उसकी लाइफ़ पे एक फ़िल्म थी ड्रैगन, उससे बड़ा प्रभावित हुआ मैं। मुझे लगा कि यार ब्रूस ली कर सकता है यूएस में जाके इतना बड़ा कमाल, तो शायद मुझे भी कुछ कोशिश करनी चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ। हुँ, तो वही सफ़र था और फिर चाइना चले गए। तो चाइना में मैंने अपनी शुरुआत एज़ अ वेटर करी। एक रेस्टोरेंट में मौका मिला एज़ अ वेटर का काम करने और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। हालाँकि मैंने कभी होटल मैनेजमेंट तो करा नहीं था, ना मेरी कोई ऐसी हाईएस्ट एजुकेशन थी कि भई मैं कभी कॉलेज नहीं गया। 10वीं तक की पढ़ाई करी थी मैंने और एज़ अ वेटर मेरा पहला जॉब भी लगभग मेरे ख़्याल से 10-12 हज़ार रुपए तनख़्वाह थी मेरी चाइना में, 2005 में। और 5 साल के दौरान 2010 में मैं एक अमेरिकन रेस्टोरेंट में जनरल मैनेजर बन गया था, जहाँ पर मेरी तनख्वाह लगभग 4 लाख रुपए थी, 2010 में। तो दिखने में लगता है यार कि कितना आसान है। क्या सभी लोग ऐसा कर लेकिन पाते हैं स्ट्रगल उसके पीछे का। कि 10,000 रुपए हुँ, से सीधा 5 लाख, 4 लाख तक पहुँचना, हाँ, ये आसान सफ़र नहीं था। इसके लिए फिर आपको रात-दिन एक करना पड़ता है, ठीक है? सिर्फ़ मेहनत से नहीं होता है। हुँ, हम लोग बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ़ शुरू से रहा है मेरा, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट में रहा हूँ, तो शुरू से आदत रही कि 5 बजे से पहले उठना, साढ़े 3-4 बजे उठ जाना, फिर अपना एक्सरसाइज़ करना, ध्यान, योग जो भी होता है, उसके बाद स्टडी करना। तो मेरे अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ रही है, वो ये रही कि नेवर गिव अप जो एटीट्यूड रहा है, हुँ, हुँ, एक तो ये रहा कि जिस चीज़ की ठान ली, उसके पीछे पड़ गए फिर नहा धो के, ये करना है। जैसे मैंने वहाँ पर मैं जर्मन रेस्टोरेंट में काम करा तो मैंने जर्मन सीखी, फिर मैं एक अमेरिकन रेस्टोरेंट में काम करा, एक जो हमारे ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट है वहाँ काम करा, तो वहाँ पर मेरा दोस्त एक था फ्रेंच, उससे थोड़ा बहुत फ्रेंच सीख ली। तो जो काम नहीं आता था, हमेशा उसको सीखने की एक ललक थी ललक। और वो आज तक है। अभी भी मैं इंडिया में आया, पिछली बार मेरा एक यहाँ पर इंडिया का एक दोस्त है, हुँ, वो लॉयर है, वो कंपनी में एक डायरेक्टर है। तो ऐसी बातचीत हो रही थी मेरे पास में, तो उसने बोला देव भाई आपका जो एक्सपीरियंस है, आपको ना जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जो आईपीओ में जाते हैं, उसमें आपको एज़ ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको एक नया चल रहा है यहाँ। मैं कहा नया नहीं भाई ये बहुत पुराना है। मैं हुँ, कहा कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 उसके अंतर्गत। कह रहे यार आपको कैसे पता?
इस चीज़ के बारे में। तो मैं कहा यार मैं सिर्फ़ उसी चीज़ की पढ़ाई करता हूँ जो मुझे आता नहीं है। जो ज़रूरत है समाज में अभी, जैसे गुड गवर्नेंस, इंडिया में आना है, आपको इंडिया में बिज़नेस करना है तो आपको इंडिया का सिस्टम, टैक्स सिस्टम समझना पड़ेगा, लॉ समझना पड़ेगा, कैसे आप बड़े स्तर पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और साथ-साथ सरकार की जो नीतियाँ हैं, उनके हिसाब से चल सकते हैं। तो वो जो आदत रही है और वही रही है जो ग्रोथ के पीछे का जो कारण था वो यही था। हाँ जी। और इसी वजह से वो मंजिल मिली, उसी जिद की वजह से। उसी जिद की वजह से। आप देखेंगे 2010 में, 2011-12 में मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में मैं F&B ऑपरेशन डायरेक्टर रहा और वो मेरा लास्ट जॉब था। उसके बाद मैंने बिज़नेस जब करना शुरू करा, तो उससे पहले मुझे बिज़नेस की सारी ABCD समझ में आ गई थी कि चाइना में बिज़नेस करना कैसे है। ऐसा नहीं कि मैं पहले बिज़नेस करूँगा, एक दुकान खोलनी, फिर मैं देखूँगा सामान कहाँ से लाना है, किसको रखना है, कितना खर्चा लगेगा, नहीं। मेरा R&D पे मैं पूरा पैसा खर्चा करता हूँ। आपको कोई भी काम करना है, जैसे मेरे को गुड़गाँव में होटल खोलना है या कहीं भी खोलना है, तो पहले मैं उसमें रिसर्च करता हूँ कि टोटल कितना पैसा लगेगा, कितना एम्प्लॉय होगा, उसके क्या-क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, अगर ये चला नहीं तो कैसे होगा, चल गया तो कैसे होगा, तो सारा उस पे रिसर्च करके उसके बाद काम। हाँ। और चाइना में आपके जो शुमार होते हैं, आप उनके टॉप के उद्योगपतियों में होते हैं। थैंक यू। तो ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि हमारे हाँ जी। उत्तराखंड से कोई चाइना हाँ जी। में जाके इतने हाँ जी। बड़े मंजिल तक पहुंचे हैं। हाँ जी। और उसमें आपने जो यहाँ के लोगों को रोजगार दिया, तो कितने बच्चे हैं जिनको आप वहाँ लेके गए और आज वो ठीक पोजीशन में? मैं चाइना लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को ले जा चुका हूँ, ठीक है। और उसमें से पहले तो 2023 तक हमारी कंपनी में 100 से ज़्यादा उत्तराखंडी थे, क्योंकि अभी पिछले 1 साल से थोड़ा-सा डिक्लाइन हो रहा है बिज़नेस, तो हमको कुछ रेस्टोरेंट बंद करने पड़े। अभी 70 के करीब-करीब चाइना में है। 30-35 लोग गुड़गाँव में काम करते हैं, तो 100 लोगों को हमने अभी रोज़गार दे रखा है अपनी कंपनी के माध्यम से। और वैसे मैं 300 से ज़्यादा लोगों को ले जा चुका हूँ, अलग-अलग फील्ड में उनको ले जाए। तो शुरू से रहा, क्योंकि ऐसे गरीब परिवार से, ऐसे क्षेत्र से आया हूँ कि जहाँ पर सपना होता था दिल्ली जाना भी। आप बाहर की तो बात ही मत कीजिए। पासपोर्ट तो देखा नहीं, पासपोर्ट तो मेरा ऐसी मजाक में बन गया। हमारे एक रिलेटिव हैं, वो रहते हैं, मेरी मौसी जी हैं, उनकी लड़की, उनके हस्बैंड रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो उन्होंने अपने परिवार को ले जाना था ऑस्ट्रेलिया, मैं था दिल्ली में, तो उन्होंने बोला थोड़ा हेल्प कर, इनके फॉर्म भरने में, इनको एम्बेसी ले जाने में, ये सब तो काम कर। अरे यार तू सारे काम फटाफट सीख लेता है, तू पासपोर्ट बना, मैं तेरे को ऑस्ट्रेलिया ले जाता हूँ। वो पासपोर्ट बना दिया, उसके बाद उनका कभी फोन नहीं आया। वो गलती से पासपोर्ट बन गया, तो दिमाग में था कि यार चाइना जाते हैं। तो ऐसे में कोई मिल गया था एक वहीं का लोकल बंदा, उसने बोला मेरे एक रेस्टोरेंट है चाइना में और मैं देख रहा हूँ कोई वेटर की नौकरी। तो मैं कहा यार ये अच्छा मौका है, चल लेते चाइना। तो वो मजाक में टूरिस्ट वीजा लग गया, हम चले चाइना। तो जॉब करा रेस्टोरेंट में, तो धीरे धीरे फिर और फिर तो आज मुकाम हासिल किया। जी। न बोली, न भाषा, न संस्कृति, कुछ भी वहाँ पे हमसे मैच नहीं होता। हाँ जी। तो फिर आपने कैसे, मतलब कभी ऐसा होता था कि यार इससे अच्छा तो गाँव ही अच्छा था, मैं कहाँ फंस गया? नहीं, एक अच्छी आदत ये है हमारी पहाड़ियों में, हम लोग पानी की तरह होते हैं। हम कहीं भी सेट हो जाएंगे, क्योंकि उस तरह का एक एटीट्यूड नहीं रहता है। हम लोग बहुत मिलनसार होते हैं, हमारे अंदर ईमानदारी वैसी कूट-कूट के भरी रहती है। मेहनत में तो मतलब हमको 24 घंटा लगा दो। तो ये भी एक एडवांटेज था कि जहाँ भी जाओ, जिस भी कंडीशन में रहो, तो हम अपने आप को फिट कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा, फिर दूसरा क्या था कि लौट के करेंगे क्या? क्योंकि हमारे पास ना प्लान भी नहीं होता। वो नहीं होता कि यार यहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ कर लें, क्योंकि फैमिली में इतना सक्षम तो अब तो खैर नई जनरेशन को उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारे टाइम पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। तो वो भी एक था कि भाई खोने के लिए कुछ नहीं है, जो कुछ भी करेंगे वो पाना ही है। तो उसी जिद में जो है लगे रहे और ठीक ठाक ही रहा। जी। पहाड़ में पलायन सबसे बड़े जो दर्द है पहाड़ का, तो पलायन को रोकने के लिए आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नहीं देखो, इसमें मैं सही में ये जो पलायन का जो मुद्दा है ये तो है ही। उसमें जो बेसिक इंफ्रा है, जैसे चाइना में भी हम लोग 21 साल से रह रहे हैं चाइना में, वहाँ भी गाँव है, वहाँ से गाँव से कोई उनको गाँव से लेके आना शहर में बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा। क्योंकि हमको क्या है कि वहाँ लिमिटेड वीजा मिलता है। मैं एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ तो 4-5 वीजा मिलते हैं। अब 3 किचन में चाहिए, 2 बाहर चाहिए सर्विस में, बर्तन कौन धोएगा, सर्विस कौन करेगा? उसके लिए तो चाइनीज से ही लोकल।
अब बर्तन धोने वाले के लिए हम इंडिया का लगभग 50,000 रुपए देते हैं तनख्वाह, वो भी नहीं मिलता है। वो भी कैसे मिलेंगे जिनकी उम्र 50, 55, 60, 70 होगी, वो आ जाते हैं। यंग बच्चे आना नहीं चाहते क्योंकि उनका गांव में इतना डेवलप हो चुका है, अच्छा। इंफ्रा इतना डेवलप हो चुका है। भाई जो अगर आपको खेती करनी है, सरकार कहती है कि आप खेती करो, हम आपको सब्सिडी देते हैं, आपका सामान हम बेचेंगे। अच्छा। और मूलभूत सुविधाएं, स्कूल जैसे स्कूल शहर में, उससे अच्छे स्कूल आपको गांव में मिल जाएगा। अगर यही हमारे यहाँ हो, कौन आएगा? हमारे यहाँ तो देखो कितना चैलेंज है कि कई बार हुआ ऐसा हमारे गांव में, और ऊपर से भी कोई भी बीमार होता है, उसको पिलकी तक लाने में बड़ी जहदत करनी पड़ती है। उसके बाद अगर किसी ने रेफर कर दिया उसको ऋषिकेश के लिए, बंदा रास्ते में दम तोड़ देता है। कई घटनाएं, हर दिन घटनाएं होती हैं, सुविधाएं नहीं है। ये एक जो कारण है, वरना इतनी सुंदरता। अब देखो मैं तो इतनी कंट्री घूम के आया हूँ, लगभग 30-35 कंट्री घूम के आया हूँ। मैं स्विट्जरलैंड गया, पोलैंड गया, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस। देखता हूँ वहाँ का जो वातावरण है, ऐसा लगता है कि ये तो हमारा टिहरी है, ये तो हमारा उत्तराखंड है। अच्छा। लेकिन देखो क्या बना रखा उन्होंने, स्वर्ग बना रखा उन्होंने। तो हम इस मामले में जो इंफ्रा है, और इसमें क्या लोकल आदमी कुछ कर नहीं सकता, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना बहुत, और गवर्नमेंट काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल तहे से धन्यवाद करता हूँ कि 2022 में उन्होंने एक पहल करी, लगभग 27 देशों के उत्तराखंडियों को एकजुट करा एक मंच पे, और हमारी कई बार मीटिंग हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई। उन्होंने सबसे अनुरोध करा कि भाई जो भी लोग सक्षम है, क्योंकि उसमें सारे सक्षम लोग जुड़े हैं बिल्कुल हमारे साथ में। जैसे मैं चाइना में बिजनेस कर रहा हूँ, बाकी लोग अलग अलग देशों में कर रहे हैं, का अपना अपना गाँव खोलो, मेरा गाँव मेरा तीर्थ के नाम पे आप कुछ करो अपने गाँव के लिए। तो उस समय मैं पहला बंदा था जिसने इसकी पहल करी। मैंने गाँव, ये और भी बढ़िया। पर पहल इसका श्रेय जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। और उसके बाद उन्होंने फिर एक प्रवासी जो यहाँ पर कराया था उत्तराखंड में सम्मेलन, उसमें बहुत सारे अलग अलग देशों के जो लोग हैं हमारे उत्तराखंडी, वो आए। और अभी तक लगभग उसमें मेरे ख्याल से 20 से ज्यादा लोगों ने अपने अपने गाँव खोल दिए। तो उसमें रिवर्स प्लान पे काम हो रहा है, सरकार कर रही, सरकार भी चाहती है कि लोगों को ये मूलभूत सुविधाएं मिले, और हमें भी, क्योंकि सिर्फ सरकार के से नहीं होगा, हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कुछ कर सकते हैं समाज में, उनको किसी न किसी रूप में अपना योगदान देना पड़ेगा। सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता कि अरे मेरे पास पैसा, मैंने पैसा दे दिया, नहीं। अगर आप शिक्षित हैं, आप उस शिक्षा का प्रयोग करके, है ना, उससे जो नवयुवक हैं उनके अंदर उनको सही दिशा दो, सही मार्ग दो, वो भी तो एक बहुत बड़ा योगदान है, बिल्कुल, है ना। एक जीता जाता उदाहरण है। कई बार जैसे अभी हमने अपने गांव में एक मेला लगवाया, हमने रोजगार मेला, उसमें लगभग सरकार की तरफ से 13 डिपार्टमेंट के लोग आ गए थे हमारे कैमरा शो में। तो मैंने आसपास के गांव के लोग, सब लोग, लगभग हमने 250 से 300 लोग इकट्ठे करे मैंने। आओ देखो, सरकार के पास सुविधाएं हैं। सरकार कह रही कि आपको एग्रीकल्चर करना है, हम सब्सिडी देते हैं। आपको होम स्टे खोलना है, हम सब्सिडी देते हैं। आपको पशुपालन करना, उसमें है। मत्स्य पालन है, उसमें है। और मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे डिपार्टमेंट है हमारी मदद करने के लिए, लेकिन उन तक सूचना नहीं जा रही थी। तो इसलिए हमने ये मेला लगवाया। इसमें हमें पूरा जो है यहाँ से सीएम ऑफिस से भी और डीएम ने भी सभी डिपार्टमेंटों को वहां पर भेजा, सहयोग मिला। लेकिन अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि कोई करना नहीं चाहता है। ये बड़ी समस्या। हम कहते हैं कि रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, बेरोजगारी है। मुझे तो लगा बेरोजगारी है ही नहीं। क्यों नहीं है? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमने गुड़गांव में एक होटल खोला, हम ढूंढते हैं हाउस कीपिंग में लड़के मिल जाए, उसमें तो काम ही नहीं करना चाहता। उसमें सबको घर बैठ के नहीं होगा। तो और शॉर्टकट भी नहीं है। लोग चाहते हैं कि बस आज पैसा डाला, कल ही बस करोड़पति बन जाए। तो शॉर्टकट नहीं है कामयाबी के लिए। आपको कामयाबी का तो कहते भी हैं, कोई शॉर्टकट नहीं होता जी। ये तो है। जो गांव से जाता वो मुड़ के नहीं देखता। हाँ जी, हाँ जी। और पहाड़ तो अपनी तरफ से सब कुछ देखता है। हाँ। चाहे हवा हो, नदियां पानी देती है, लेकिन उस पहाड़ के लिए लोग कुछ नहीं करते। तो आपका उन लोगों को क्या संदेश है कि जो इंडिया से बाहर तो जो है वो तो हेल्प कर रहे हैं, जो इंडिया के अंदर भी हैं वो चलो हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई इतना फाइनेंशियली सब वो स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन कभी पहाड़ आए, अपने गांव आए, ताकि जो हमारे खंडर हो रहे गांव हैं वो एक बार फिर से आबाद हो जाए।
नहीं, इसको देख के तो बड़ा दुख होता है, मैं उसे बता रहा हूँ। हम्म। मैं तो क्योंकि मैं हमेशा ही मैं 21 साल रहा चाइना, लेकिन हम लोग हर साल आते हैं, हर साल अच्छा। अपने गांव में रुकते हैं 10 दिन 15 दिन, लोगों से वो जुड़ाव रहता है। कैसे भूल जाते हैं लोग उस मिट्टी से, है ना। और ये एक दूसरी बात है कि कर्मा एक मुझे लगता है कि ऐसी चीज है कि घूम फिर के आपके पास आए। जितना आप अपने गांव के लोग घूम फिर के, है ना, हम तो उसी गांव की देन है। उस मिट्टी का इतना कर्ज है, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं अगर 10 बार भी जन्म ले लूं तो मैं अपने गांव का कर्ज, उस मिट्टी का कर्ज नहीं चुका सकता। और ये मेरा मतलब मेरा मानना है, लोग कैसे देखते हैं इस चीज को। पर हाँ, जैसे आप कह रहे थे कि आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम जहाँ आप रहते हैं, बिल्कुल। आप गुड़गांव में रह रहे हैं, आप गुड़गांव में 2-4 जो लोकल हैं उनको हम्म। लेके आए अपने बिल्कुल। गांव में। अपने घर को थोड़ा सा और साफ सुथरा रखिए, उसको बनाएं, अपनी संस्कृति में लोगों को। वही तो मैं काम कर रहा हूँ चाइना में। बिल्कुल। हमने तो चाइना में चाइनीजों को अपनी संस्कृति में रंग दिया। आप देखेंगे वहां पर हम लोग दिवाली, होली, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई हमने वहाँ। 100 से ज्यादा चाइनीज और फॉरेनर नाच रहे हैं। तो अच्छा। मैंने ये वीडियो हमारे कॉन्सुलेट जनरल है उनको भेजी। उनको यकीन नहीं हुआ कि ये तुम चाइना चाइना है। में कर रहे हो। साड़ी पहन के अगर आप वहाँ का जो लोकल जो उनका फेसबुक होता है, रेड बुक बोलते हैं, उसमें देखेंगे मैंने कम से कम 1000 से ज्यादा सुंदर लड़कियों को बुलाया जो मॉडल होती है। मैं यहाँ रेडीमेड साड़ी ले गया, उनको साड़ी ब्लाउज पहना के उन्होंने फोटोग्राफी करी। तो हमारा कल्चर कैसे प्रमोट हो रहा है। बिल्कुल। हिंदी दिवस मनाते हैं हम लोग, योग दिवस मनाते हैं हम लोग। हिंदी जो बच्चे सीख रहे हैं उनको हम अपने रेस्टोरेंट में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल करते हैं। वो सीखते हैं हमारे कल्चर को, क्योंकि भारत और चीन में हम पड़ोसी तो हैं, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। कल्चरल गैप है बहुत ज्यादा, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल। हम लोग, हमको लगता है कि चाइनीज तो छोटे छोटे हाइट की, छोटी छोटी आंखें, इतने छोटे छोटे घर। आप चाइना जाएंगे तो हम लोग, भारत अभी भी चाइना से 30-35 साल पीछे है। अच्छा, डेवलपमेंट के मामले में। वरना जो आज तक हमने जो सुना चाइना के विकसित देशों में और बड़े देशों में। अच्छा, चाइना बहुत आगे, बहुत आगे। अभी तक उसके जो आया ना कि चाइना में जी हमसे तो बहुत डेवलप कंट्री है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, चाइना हमसे बहुत आगे है। हम लोग, मैं कह रहा हूँ कि भारत अभी भी हम 20-25 साल पीछे हैं चाइना से। उनका जो डेवलपमेंट जो उन्होंने करा था ना, उनका जो गांव है, सेकंड टायर सिटी, ऐसा लगता है कि दिल्ली बम्बे को पीछे छोड़ दे। अगर आप जाएंगे ना, जैसे हमारे छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं, छोटे शहर भी, हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं उनको पीछे छोड़ दे। इस लेवल का डेवलपमेंट है। तो यहाँ के गांव में और वहाँ के गांव, अगर जैसे वहाँ के गांव में विकास हो रखा, तो अगर यहाँ भी करना चाहे सरकार, तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लाने पड़ेंगे? सबसे पहले जो है ना, बेसिक इंफ्रा, वो एक आम आदमी नहीं कर पाएगा। जैसे मेरा गांव है, अब मेरे गांव में रोड, बिजली, जो रास्ता है, जो हमारे यहाँ पर जो जंगली जानवर है उनसे बचाओ, ये मैं नहीं कर सकता। जैसे जो गांव में लोग हैं उनकी आमदनी कितनी होती, इस पे सरकार को काम करना चाहिए। जो कि चाइना में वो क्या करते हैं, जो बेसिक सुविधाएं, भाई आपका हाईवे जा रखा, रोड जा रखा, होम स्टे बन रखे हैं, सरकार स्कूल अच्छे बन रखे, हॉस्पिटल अच्छे बन रखे। ये अगर मूलभूत सुविधाएं अगर मजबूत हो जाए, कोई नहीं छोड़ेगा गाँव। इतनी अच्छी हवा, प्रकृति के साथ रहना किसको नहीं पसंद है। लोग पैसा खर्चा करते हैं गाँव में जाने के लिए, इस तरह के। अभी देख रहे हैं बहुत सारे बाहर के लोग आते हैं, होम स्टे बन रहे, उनमें रह रहे 10-15 दिन की। यार सुंदर सा वातावरण है। और हमारा उत्तराखंड तो जाना इसीलिए जाता है, शांत वातावरण, इतनी प्राकृतिक सुंदरता है। बिल्कुल। अभी आपने जो गांव गोद लिए, उसमें क्या काम करवाया आपने? हाँ, इसमें हमने काफी काम हो गया इसमें। जैसे हमने एक तो बेरोजगारी लगभग हमने 80-90% खत्म कर दिए। कई लोगों को चाइना लेके, कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। फिर हमने उसको पूरे गांव को, जितने भी लोग जाते हैं देखते हैं, दूसरी रोड पे हमारी अपोजिट में एक रोड जाते हैं ना, लाटा से, तो हमारा गांव बड़ा प्यारा लगता है, सारा ब्लू कलर में। अच्छा। जितने घर 35-40 घर है, सब एक रंग में है। जो रेलिंग वगैरह होती है, जो रोड जाती है ना ऊपर छोटे, उस पे कर दिया, डिवाइडर लगा दिया। गांव में सोलर लाइट का है, लग गया। तो सरकार की तरफ से भी काफी हेल्प हुई, और मैंने अपनी तरफ से भी काफी उसमें करा। स्कूल है, स्कूल का मैंने पूरा कुर्सी, मेज और फर्नीचर और सारा रंग पेंट करके सब कुछ जो गुरुजी को चाहिए था वो कर दिया। बिल्कुल। तो जैसे वहाँ पर अभी अध्यापक कम थे, तो मैंने डीएम को लेटर लिखा था, उन्होंने एक और अध्यापक कर दिया था। फिर भी कम पड़ रहा था, तो मैंने बोला एक आप रखो, और तो मेरी तरफ से जो भी होगा मैं हेल्प कर ही रहा। ये तो यहाँ तक का हुआ। अब आगे की प्लानिंग
आगे की प्लानिंग, हाँ। अब आगे क्या प्लान है कि अपने पहाड़ के लिए खास करके कुछ करना है, उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं, करना है? मेरे को शुरू से ही उत्तराखंड से ही था, जी। क्योंकि जो हमारा स्कूल भी था ना पहले राजकंटर कॉलेज चमेरा, जहाँ से हुँ, मैंने 10वीं तक पढ़ा है, तो वहाँ मैं शुरू से ही जुड़ा रहा 2013 से ही। हुँ, वहाँ पर पहले पानी की टंकी नहीं थी, बच्चों का जैसे स्कूल का सामान नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी, जो-जो प्रिंसिपल साहब ने बोला है, मैं करता गया। और मैंने उनको स्पेशली कह रखा था कि सर, इस स्कूल से कोई भी बच्चा इस वजह से नहीं छूटना चाहिए कि उनके माँ-बाप के पास पैसे नहीं है, क्योंकि मेरा स्कूल इसलिए छूटा था। जी। तो मैंने इसमें कोई भी कितने बच्चे होंगे वो मैं देख लूँगा। तो अब तो स्कूल हमारा श्री सम्मान जो होता है ना, मतलब उसमें आ गया स्कूल, तब तो खैर बहुत बढ़िया बन गया हमारा स्कूल। और बाकी हमारा जो दूसरा स्कूल भी है छोटा, उसमें भी हमने लगभग सारे काम कर हुँ, दिए हैं। हुँ, ठीक-ठीक चल रहा है, और मैं टमेट समय-समय पे जाता रहता हूँ वहाँ पर, तो बिल्कुल। मौका मिलता है जो विद्यार्थी हैं उनके साथ रूबरू होने का। हुँ, एक बार हुँ। बल्कि 2015 में मेरे को बुलाया गया था, तो मैं एक छोटी-सी स्पीच दी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और उसमें कई बच्चे तो राजनीति में आ गए हैं। अच्छा। हाँ, यही देहरादून में मिलते रहते हैं मेरे साथ में। हाँ, कुछ हाँ। गाँव में हैं जो राजनीति में, अभी एक लड़की ने जो क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीता है। अरे वाह! उसने उस टाइम मेरे ख्याल से 11वीं में थी कि हुँ, सर, मेरा हुँ। तो जीवन आपकी उस एक स्पीच से पूरा ऐसा परिवर्तित हो गया कि अपने आप को मैंने समाज के, जो समाज में कैसे और उसको बेहतर किया जाए, हुँ, हुँ। उसके लिए अपना जीवन लगा रखा है। तो अच्छा लगता है कि समाज में इस तरह के हुँ, जब युवा बिल्कुल। आते हैं, जो हमने कुछ लेके नहीं जाना। मेरा हमेशा ये रहता है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, हुँ। है ना? परमानेंट कुछ भी नहीं है। कितने साल रहेंगे? 50 साल, 100 साल, है ना? काश सारे छूटना लोग यही है, ऐसे हैं? ऐसा सोचे कि काश सारे लोग ऐसा सोचे तो तो शायद हमारा नहीं रहा कभी गरीबी भी अमीरी प्रेयर्स का है। जो हाँ जी। ये क्योंकि मेरे को बड़ा दुःख पलड़ा होता है, है हमारे वो गाँव फिर में बहुत गरीबी थी, मतलब हुँ, खाने के लिए नहीं होता था, हमने तो ऐसे दिन भी देखे हैं। तो लगता था किस तरह से समाज में अपने गाँव के में लगभग हर घर से एक बच्चा, हुँ, लगभग हर घर से, हर दूसरे घर से, मतलब एक बच्चों को लेके गया चाइना। हुँ, अपने फिर रिश्तेदारों को ले गया, फिर रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को ले गया, फिर हमारे अपने टिहरी से ले गया, फिर देखा कि हमारे उत्तराखंड से। तो कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक थोड़ा-सा मदद हो जाए, अपलिफ्टमेंट मिल जाए, है हुँ। ना? यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पहाड़ में ना कंपनियाँ हैं, ना हाँ जी, जी। फैक्ट्रियाँ हैं, उनके पास कुछ साधन है ही नहीं हाँ जी, रोज़गार के। हालाँकि अब स्वरोज़गार योजनाएँ चल रही हाँ हैं, जी। होम स्टे हो गया, नहीं, जो पर्यटन हो गया यूथ है उससे उसको ना, हुँ, उसको फाइनेंस से ज़्यादा, अब मुझे लगता है, पहले जब हम बच्चे थे हमें लगता था कि पैसा मिल जाए तो सारा काम हो जाएगा, ऐसा हुँ, नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है चाइना में भी और यहाँ भी, हुँ, मुझे लगता है कि पैसे से ज़िंदगी नहीं बदल सकती। जो यंग बच्चे उनको चाहिए एक गाइडेंस, हुँ, डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं है ज़िंदगी में, आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा। हुँ, अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले डिसिप्लिन चाहिए, दूसरा कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतरता। आपने कुछ काम करा, ये नहीं कि आज मोटिवेट हो गया, आज जोश आ गया, ये कर रहे, दूसरे दिन फिर वही ठंडे पड़ गए, उससे काम नहीं चलता। तो एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तीसरा होता है चरित्र। आपके पास पैसा आ गया, सब कुछ है, आपका चरित्र सही नहीं है, तो समाज में गलत ही उदाहरण बनेगा। हुँ, तो ये 3 चीज़ों पे अगर हमारे यूथ ने काम कर दिया, तो ये एक बहुत ही मजबूत बन के आएगा। अगर आपके पास क्या होता है, कई लोग कामयाब हो जाते हैं और फिर देखना आप एक समय के बाद में धर्म से उनका पता भी नहीं चलता है। हुँ, क्यों? ना तो लाइफ में अनुशासन है, ना लाइफ में कंसिस्टेंसी है, ना उनके कैरेक्टर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे मेरा है, आप देखो, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, मैं सुबह 5 बजे से पहले उठता ही हूँ। नहीं, शाम जो को मैं आज का साढ़े यूथ नहीं कर हाँ, सकता। जो शाम को साढ़े 9 10 बजे मैं सो जाता हूँ। हुँ, मुझे नहीं मतलब कि कितना बिज़नेस चल रहा है, ये आ रहा है, मेरे मैनेजर बहुत सारे फ़ोन करते हैं, मैं कभी 10 बजे के बाद कोई मेरे को फ़ोन नहीं करेगा। हुँ, मेरे को अपना, सबसे पहले अगर आप अपने आप को फिट नहीं रख सकते, तो आप अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। मैं ही बीमार बिल्कुल। पड़ गया तो मैं क्या करूँगा? अरे यार, बीवी, बच्चे सब तो वो तो सेकेंडरी है ना। हुँ, लोग कहते हैं नहीं, नहीं, मैं तो परिवार के लिए कर रहा हूँ। अरे भैया, परिवार के लिए करो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दो। बिल्कुल। आप फिट रहोगे तो आप अपने परिवार का, अपने भाई-बंधुओं का, अपने समाज के काम में आओगे। हुँ, 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 खुद ही फिट नहीं है। और दूसरी बात कि जो यंग जनरेशन मैं देखता हूँ यहाँ पर इतना फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है, जो लैंग्वेज गाली, मेरे को बिल्कुल मतलब आई रियली हेट दैट। पर जो लोगों के अंदर देखा मैंने, कितना गुस्सा भर के निकलते हैं घर से। अरे हुँ, उसको छोड़ो वहीं, कुछ नहीं लेके जाना है ना? बिल्कुल। तो वो जो हैप्पीनेस है, वो उसकी कमी है, उसकी वो कमी है। धीरे-धीरे उसमें माँ-बाप की गाइडेंस चाहिए, जो यंग बच्चे हैं। यंग बच्चों को चाहिए कि जो लोग बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में, वो उदाहरण लें। जो फेल हो रहे हैं उनसे भी सीखें, क्यों हुँ, फेल हुए?
जो बहुत सक्षम है उनके साथ बैठे, उनकी कहानियां पढ़े और अपने चरित्र निर्माण पे ध्यान दे। वो अगर यूथ ने कर दिया तो कामयाबी कामयाबी, पैसा तो अपने आप ही आएगा, पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, पैसा आपके पीछे भागेगा। लेकिन उसके लिए आपको, इंग्लिश में कहावत है ना कि फोकस ऑन वर्थी बीइंग, व्हाट यू सीक विल सीक यू। जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढेगा, लेकिन आप अपने आप को पहले उस काबिल तो बनाओ। हमको लगता है अरे नहीं यार मेरी किस्मत, अरे भैया किस्मत उस्मत कुछ नहीं, आप उस काबिल अभी हो नहीं। जब हो जाओगे तो वो आपको चीज वो मिल जाएगी, वो आपके आसपास ही है, चाहे वो पद हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे पैसा हो, चाहे जो भी हो, वो सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन आप अपने आप को उस काबिल बनाओ। हमने नहीं करा कभी। मैंने कभी, जब मैं जॉब करता था, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो मेरे चाइना में काफी इंटरव्यूज होते हैं, लगभग हर महीने 2-4 इंटरव्यू होते हैं, लगभग 20 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है मेरी लाइफ पे। वहाँ की 7वीं क्लास की किताब में मेरी कहानी पढ़ाई जाती है चाइना में। मैं पहला भारतीय हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत सारी स्कूलों में, कॉलेजों में जाने का मौका मिलता है, बच्चों से बात करने का मौका मिलता है। तो मैं वही कहता हूँ कि यार 2-3 चीजें हैं लाइफ में, अगर आपने वो कर दी, बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी। वो एक अनुशासन है, एक कंसिस्टेंसी है और एक कैरेक्टर निर्माण, चरित्र निर्माण। 3 चीजों पे अगर किसी बच्चे ने फोकस कर दिया, बाकी चीजें अपने आप आपके साथ आ जाएगी। तो हम लोग क्या इसको प्रायोरिटी नहीं मानते, सबका फोकस पैसा पैसा। आपने अभी बताया कि आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री में काम किया, फिल्मों में काम किया, तो वहाँ की फिल्मों में और यहाँ की फिल्मों में कुछ अंतर लगा आपको? नहीं, काफी अंतर है, क्योंकि वो लोग जो उनका जो फिल्म बनाने का तरीका है, वो जो है आपकी आंखों को भा जाएगा। मतलब अच्छा। जब आप देख रहे हैं तो आप हटा नहीं सकते। हमारी जो भारत की जो कहानियां होती है वो आपके दिल को छूती है। तो ये दो मेजर डिफरेंस है। बाकी तो फिल्म तो लगभग सेम ही बनती है। मैं वहाँ की 40 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुका हूँ। मैं एक हॉलीवुड फिल्म में भी काम करा, अच्छा। 1-2 फिल्म हॉलीवुड है और बाकी लगभग 40 से 41-42 फिल्म है, फिल्म और टीवी ड्रामा चाइना में काम करा। इसके अलावा मेरी लाइफ, खुद की लाइफ के ऊपर अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने, स्कूल ने, जो उनका नेशनल टीवी है चाइना में उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, लगभग 20 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्री। अच्छा, हाँ जी। तो मैं इस पे जाता नहीं, कभी बात होती नहीं है, लेकिन कई बार जब स्कूलों में जाता हूँ तो बच्चों को बताता हूँ कि यार उससे जीवन में बदलाव नहीं आता, क्योंकि आप काम करते रहो। ये नहीं कि मेरे को लगभग 32, 35, 36 अवार्ड मिल चुके हैं मेरे को अब तक, थाईलैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से, यूके से, इंडिया से और चाइना और हांगकांग से लगभग 33 या 34 अवार्ड मिल चुके हैं। ठीक है, तो उससे अगर आप उसी में लगोगे, आप अरे यार मेरे को ये मिल गया, ये हो गया, अरे भैया काम कब करोगे? कई लोग कहते हैं, अरे एक डायरेक्टर आए थे मेरे पास अभी गुड़गांव में, हमारे होटल में रुके थे, तो ऐसी बातचीत चल रही थी हमारी, एक फिल्म बना रहे थे, कह रहे यार भाई मैं चाह रहा हूँ कि लाइफ में थोड़ा सा न्यूज में आ जाए, एक तो अवार्ड वगैरह मिल जाए। तो मैंने इस बार क्या करा था, अपने सारे अवार्ड में चाइना से मैं यहाँ वापस शिफ्ट करूँ ना, देहरादून में होगा अगले साल, तो लेके आया था। तो मैंने सूटकेस खोला और रखा वहां पर अवार्ड 30-32। वो कह रहा भाई ये किसके? मैं कहा मेरे। वो देख रहा था एक एक करके, कह रहा ये सारे आपके हैं? मैं कहा हाँ। कह रहा आप फिर बता। अरे मैं कहा बताना क्यों है भाई, बताने की क्या फायदा, इससे थोड़ी खाना मिल जाएगा आपको, तो काम तो करना ही है आपने। तो उस सब चीज़ों पे फोकस ना करके, जैसे कामयाब हो गए तो आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप अगर फेल भी हो गए, मैं कई बार फेल हुआ, ऐसा नहीं, मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करे, पूरा पूरा सब खत्म। 2017 में एक बार लगभग 3.5 करोड़ का कर्जा चढ़ गया, ठीक है, तो उससे मैं दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अंदर से मजबूत था। आपको सिर्फ बाहर से मजबूत नहीं बनना है दुनिया को दिखाने के लिए। मेरा ये मानना है कि आपको मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली अगर तीनों तरह से आप तैयार हैं, तो ये कामयाबी नाकामयाबी ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये चलता रहेगा। अपने पे भरोसा। हाँ, प्रॉब्लम तो आते रहेगी लाइफ में, लेकिन आपको अपने आप को जो ना एक अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत जरूरी है। अगर जड़ी मजबूत है किसी पेड़ की, और वो संस्कृति है हमारी, मैं इसलिए कहता हूँ ना डिसिप्लिन क्यों कहता हूँ मैं बच्चों को, कि भाई अपनी जड़ें मजबूत करो। अब देखो यहाँ कितनी देहरादून में मैं देख रहा था, जैसे हम लोग उस दिन से आ रहे थे, अचानक पेड़ धड़म से गिर गया। क्यों गिरा? तो मेरे साथ में मेरा दोस्त बैठा था, मैं इसलिए गिरा उसकी जड़ें मजबूत नहीं है, बाकी पेड़ नहीं गिरे। तो मैं कहा हमारे समाज में जो यंग बच्चे वो इसीलिए थोड़ा सा फेल हो गए, जैसे आजकल बहुत चल रहा है, नीट बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। क्या जरूरत है आत्महत्या करने की? अरे भाई वो आपका एक चीज में आप फेल हो गए, उसको एज ए एग्जाम्पल लो, उससे सीखो, उससे जिंदगी तो खत्म करने की जरूरत नहीं है। अब सोचो मैं जैसे बम्बई गया था हीरो बनने, मेरे पैर कांपने लगे, अब मैं बोलता अरे यार मैं तो बर्बाद हो गया,
कूद जाता कहीं, खत्म कहानी। बिल्कुल। मैंने कभी हार नहीं मानी। देखो आज 100 लोगों के लिए रोजगार खड़ा हो गया। तो हार नहीं माननी है इस तरह से, ये कि फेल हो गया कोई बात, दोबारा ट्राई करो। और न्यू वाइज फील्ड में मैं पत्रकार बनना चाहता था, नहीं बना मैं पत्रकार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसान बन गया। बिल्कुल। उससे तो जिंदगी खराब नहीं होनी ना, वहां भी तो आप इनोवेशन कर सकते हो। मैं किसान नहीं बना, मैं कुछ और बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो बच्चों को ये सीखने की जरूरत है कि भैया कोई नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, कर्मंडे बाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचन। बिल्कुल। आपके हाथ में कर्म है और कर्म नहीं। मैं कहता हूँ योग कर्म करो। एक तो काम करा आपने खाना पूर्ति के लिए, एक आपने पूरी शिद्दत के साथ में तन मन धन से आपने उसमें लगाया, रिजल्ट जो भी हो उसकी परवाह मत करो। तो मेरा काम करने का तरीका हमेशा यही रहा है कि योग कर्म किया, उसके बाद आप फेल भी हो गए, लेकिन कम से कम आपको तो सोते वक्त दुख नहीं होगा कि यार मैंने इसमें थोड़ा और मेहनत कर लेता तो मैं पास हो जाता। अब आपने पूरी मेहनत कर दी, उसके बाद आपके सवाल में ये नहीं आएगा यार मैंने अपना कर्म करे, भगवान की इच्छा थी, छोड़ दो उसको। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और आप थे देव रतूड़ी जी, जिन्होंने बताया कि संघर्ष मेहनत से ही सफलता हासिल होती है और उससे ही हमें मंजिल प्राप्त होती है। और आपने आज जो सबसे बढ़िया बात बताई वो बताई कि मूल मंत्र क्या है, आगे बढ़ने का, जीवन जीने का जो मूल मंत्र है वो हमें आज देव जी ने बताया। ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।